अस्सलामु अलैकुम। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ट्राइब्स के बारे में जो मंगोलिया में थी 12th सेंचुरी में, और फिर किस तरह से चंगेज़ खान ने मंगोल एम्पायर की फाउंडेशन रखी। तो दोस्तों, 12th सेंचुरी में जब चंगेज़ खान अभी छोटा था, या बल्कि उसके फादर के टाइम पे बहुत सी छोटी छोटी ट्राइब्स थी जो आपस में अक्सर लड़ती थी। तो उन ट्राइब्स में कुछ नाम यहाँ पे दिए हैं, जैसे ततार्स थे, मंगोल्स थे, या कैरियड्स थे, या नाइमन्स थे, या फिर मर्किट्स थे। ये सारी ट्राइब्स मंगोलिया में मौजूद थे। आपके सामने जो मैप है इसमें लिखा है 907 से लेकर 1125 तक यहाँ पे कितनी ट्राइब्स थी। और जिन ट्राइब्स का मैंने नाम लिया है ये वो ट्राइब्स थी जो पावरफुल थी और अक्सर दूसरी ट्राइब्स पे अटैक किया करती थी। दूसरे ट्राइब्स पे अटैक करने का मकसद एक ही था कि वहाँ उनके पास जो कैटल स्टॉक है, या जो फूड ग्रेन्स होते हैं, या बाकी जो इम्पोर्टेंट नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ होती है, उनको चुराना। क्योंकि ये पैस्टोरलिस्ट्स थे, और पैस्टोरलिस्ट्स का जो उस टाइम पे ट्रेंड हुआ करता था ये दूसरों को चुराना ही होता था, यानी दूसरों पे रेड करना, वहाँ से जो कुछ भी स्टॉक मिले उसको चुराना। इस वजह से क्लैशेस अक्सर होते थे। इनके परमानेंट होम तो थे नहीं, जिस वजह से ये हमेशा मूवमेंट्स में रहते थे और इनको पकड़ना भी आसान नहीं था। इन मूवमेंट्स में इनकी हेल्प अक्सर इनके जो क्लोज फ्रेंड होते थे वो करते थे। क्लोज फ्रेंड से यहाँ मेरा मतलब है वो घोड़े जिन पे ये अक्सर सवार होते थे, क्योंकि ये बचपन से ही राइडिंग सीखते थे। करीबन 9 साल की उम्र से लेकर 16 साल तक की उम्र तक इनको पहले यही सिखाया जाता था किस तरह से घोड़े पे राइडिंग की जाती है, किस तरह से अपने एनिमी पे हमला किया जाता है, और इसके साथ साथ तीर चलाना, बोझ चलाना, फाले या हथियारों का इस्तेमाल। लेकिन मंगोल्स में एक बात थी, ये कभी आमने सामने जो मतलब फेस टू फेस जिसको हम कहते हैं फाइट करना, वो इनको नहीं आता था। इनको शिकार ज़्यादा आता था और शिकार की तरह ही ये लड़ते थे, यानी जिस तरह से शिकार को पकड़ते हैं चारों ओर से, फिर उस पर हमला करना। सबसे बड़ी ताकत अगर बात करेंगे इनकी कौन थी, वो था इनका डर। ये जहाँ भी जाते थे वहाँ लोगों को सबसे पहले डराते थे, चिल्लाकर, ऊंची आवाज़ों में, या जिसको भी पकड़ लेते उसको मार देते थे, या यूं कहेंगे किलिंग इनकी हॉबी थी। तो जिन ट्राइब्स की मैंने यहाँ बात की वो सारी ट्राइब्स थी मंगोलिया में, और मंगोलिया का मैप आपके सामने दिया है उस टाइम पे कौन कौन सी थी। तो इन ही ट्राइब्स में एक ट्राइब जो बाहर आई और जिसने तमाम ट्राइब्स को यूनाइट किया और एक बड़ी सी मंगोल एम्पायर यहाँ पे एस्टैब्लिश की। तो चलिए थोड़ा सा और जानते हैं। जो आपके सामने पिक्चर है ये मंगोलिया की है, प्रेजेंट डे मंगोलिया। इससे आपको पता चलेगा किस तरह से वो जानवरों को पालते थे। और दूर दूर तक जो स्टीप्स नज़र आते हैं, यानी वास्ट ग्रीजिंग लैंड्स, जिस पे कल्टीवेशन बहुत लगभग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। करीबन 1% लैंड इसकी थी जहाँ पे सेटल्ड लोग थे, जहाँ पे एग्रीकल्चर होता था। रेस्ट जो क्लाइमेट था वो ड्राई था, रेनफॉल काफ़ी लो होता है, और साथ ही में यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कभी माइनस तो कभी प्लस चला जाता है। माइनस जब चला जाता है तो 50 के आसपास, प्लस की बात करें तो वो भी 45 के आसपास चला जाता है। तो ये ट्राइब्स थी जिनकी लाइफ डिपेंड थी इन एनिमल्स पे। मंगोलिया के वो स्टीप्स जहाँ से शुरू हो गई चंगेज़ खान की एम्पायर, जहाँ पे उन ट्राइब्स ने स्टार्ट किया अपनी इस एम्पायर को। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ मंगोल्स। जैसा मैंने पहले कहा, मंगोल्स ट्राइबल्स थे, पेस्टोरलिस्ट्स थे, या फिर यूं कहेंगे गैदरर हंटर्स थे। इनका काम ही था जो फूड अवेलेबल हो उसको कलेक्ट करना, गैदर करना और जानवरों का हंट करना। इसके लिए इनको काफ़ी ट्रेन किया जाता था पहले से ही, और इनकी लाइफ इसी पे डिपेंड थी, क्योंकि परमानेंट होम्स थे नहीं। टेंट्स में रहना, पर्टिकुलर सीज़न में एक जगह पे रहना, फिर दूसरे सीज़न में दूसरी जगह पे जाना,
जाने की वजह ये थी क्योंकि इनके पास जो लाइव स्टॉक था, कैटल, गोट, शीप, जो एनिमल्स, कैमल्स थे, तो उनको पालना, उनको हरी हरी घास खिलाना, ग्रेजिंग ग्राउंड्स की तलाश में चले जाना। तो इस वजह से अक्सर ये पेस्टोरलिस्ट्स इन फॉरेस्ट एरियाज़ में जाते थे। 1 से 8% यानी 1 to 8% जो मंगोलिया की लैंड थी उसमें फॉरेस्ट्स थे, जिनको हम सिबेरियन फॉरेस्ट्स कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ से एक हॉट डेजर्ट था जिसको गोबी डेजर्ट कहते हैं, जो साउदर्न मोस्ट पार्ट जो है मंगोलिया का, वहाँ पे। तो डेजर्ट्स में लाइफ काफ़ी जिसको हम कहेंगे इम्पॉसिबल होती है। तो इनकी ये लाइफ जो थी ये काफ़ी हार्डशिप से भरी हुई थी, यानी इनकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किलों से गुजरती थी। लेकिन फिर भी ये इन हार्डशिप्स की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके थे। तो ड्यू टू द पेस्टोरलिज्म एंड हंटिंग गैदरिंग, द इकोनॉमी ऑफ मंगोल्स वाज इन प्रिमिटिव स्टेज। जब हम कहते हैं प्रिमिटिव स्टेज यानी ओल्ड स्टेज, जब दुनिया बनी, सबसे पहले ग्रुपिंग्स, सबसे पहले सोसाइटीज़ इमर्ज हो गई, तो वो पेस्टोरलिस्ट्स ही थे। तो इनकी लाइफ भी उन्हीं पे उसी तरह से थी, यानी ये अभी भी 12th सेंचुरी में भी अभी भी एंशियंट टाइम्स की लाइफ जीते थे। सो इस वजह से ज़्यादातर ये रहते थे स्टीप्स में, ना कि सिटीज़ में। मैंने पहले भी कहा ये टेंट्स में रहते थे, गर्स में रहते थे, या हर्ड्स के साथ मूवमेंट में अक्सर चले जाते थे। तो इस तरह से जो इनकी सोसाइटी थी दैट वाज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ रिचर फैमिलीज एज वेल एज क्लैन्स और ट्राइबल्स। फैमिली तो समझ में आता है, जिसमें जो फैमिली होती है मंगोल्स की बात करेंगे तो फैमिली में जो पेरेंट्स होते हैं उनके चिल्ड्रन होते हैं। लेकिन मंगोल्स की फैमिली इस तरह नहीं थी, उनकी फैमिलीज अक्सर बड़ी होती थी, जिनको हम जॉइंट फैमिलीज कहते हैं। बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि आगा हुसैन हमदानी की एक बुक है मंगोलियन हिस्ट्री पे, वो लिखते हैं कि मंगोल्स की जो फैमिली हुआ करती थी ये इतनी वास्ट होती थी कि इसमें करीबन 7 जनरेशन्स होती थी। वी कैन से ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, इसी तरह से सन, ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन। यानी जो ग्रेट ग्रैंड फादर था वो अपने ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन को देखता था। अब ये तो मुश्किल लग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि इनकी जो मैरिज होती थी वो अर्ली एज में होती थी, 9 से 12 साल की उम्र में। तो मान लीजिए अगर किसी की मैरिज 12 साल की उम्र में हुई है, 12 साल का लड़का है और 9 साल की लड़की है, उनकी मैरिज हुई, फिर उनके बच्चे हुए, उनकी भी 9 से 12 की उम्र में शादी हुई, फिर उनके बच्चे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 80-90 ईयर्स की एज में ये करीबन 6-7 जनरेशन्स को देखते थे। तो मंगोल्स की ये एक थी। इससे पता चलता है इनकी ब्लड रिलेशंस काफ़ी क्लोज थी, क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक्ड थे। यही जो ब्लड रिलेशन इनको थी, इसी की वजह से क्लान्स यानी छोटे छोटे ग्रुप्स इनके हुआ करते थे, अक्सर मूवमेंट साथ में करते थे। लेकिन जो ये ब्लड रिलेशंस की क्लान्स थी, जो एक ट्राइब में बाद में कन्वर्ट हो जाती थी, तो ये ट्राइब और दूसरी ट्राइब्स के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे रेड्स की वजह से। तो यही कॉन्फ्लिक्ट्स कंटिन्यू चलते रहते थे। ये इनके सर्वाइवल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। अक्सर लड़ाइयाँ होती थी पास्चर्स के लिए। पास्चर्स को हम बोलते हैं ग्रेजिंग लैंड्स। पास्चर्स को हम बोलते हैं जिसको मैंने पहले भी कहा वास्ट स्टीप्स भी, और इसके अलावा चराई भी इसको कहते हैं, यानी वो ज़मीन जिस पे घास खाते हैं जानवर। तो खैर यहाँ तक इतनी ग्रुप्स की समझ में आ गई। लैंग्वेज तो नॉर्मली एक ही थी इनकी, हर एक ट्राइब की। तो अक्सर इसी ग्रुप में, यही ग्रुप्स के साथ ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। क्योंकि इनके नेबर में चाइना था, जो चाइनीज़ आज चाइना है, मॉडर्न चाइना, ये इनके नेबर में है, इनके बॉर्डर्स इनके साथ मैच होते हैं। तो अक्सर चाइनीज़ जो लोग थे उनके साथ इनके क्लैश होते थे, नॉर्दर्न चाइना। क्योंकि नॉर्दर्न चाइना में उस टाइम पे लोग सेटल्ड थे, वो काफ़ी एडवांस्ड थे, क्योंकि 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स राइटिंग उनकी काफ़ी अच्छी खासी थी, वो लिख के रखते थे रिकॉर्ड्स। तो दूसरी बात, वहाँ फार्मिंग का सिस्टम भी बहुत अच्छा खासा था, कल्टीवेशन होती थी। तो जब वो स्टॉक अपने पास रखते थे या उनके खेतों में होते थे, मंगोल्स अक्सर उनके बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ उनको चुराने जाते थे, अक्सर उनको लूटते थे। लूट प्लंडर इनका एक मेन ऑब्जेक्टिव था और इनकी हम कहेंगे एक हॉबी भी थी। इसी वजह से
अक्सर जहाँ से भी ये ट्राइब्स गुजरती वहाँ किसी न किसी के साथ क्लैश तो होता ही था, एक तो आपस में, दूसरा जो बॉर्डर्स पे रहने वाले बाकी रीजन्स थे उनके साथ। तो चलिए थोड़ा और जानते हैं। चंगेज़ खान, जिसकी बर्थ का एग्जैक्टली तो पता नहीं है, लेकिन हिस्टोरियंस के हिसाब से यहाँ पे डेट दिया है 1162। आज का जो प्रेजेंट मंगोलिया है वहाँ पे इसकी बर्थ हुई, ओनन रिवर के आसपास। तो डेथ हो गई 1227 में। चंगेज़ खान कौन था, इसके एंसेस्टर्स कौन थे, ये जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा मैंने पहले भी कहा, जो चंगेज़ खान था यही वो लीडर निकला जिसने तमाम मंगोलिया की तमाम ट्राइब्स को यूनाइट किया और एक बड़ी सी फ़ौज तैयार की। कैसी फ़ौज, जिसमें न सिर्फ मेल लड़ते थे बल्कि फ़ीमेल और बच्चे भी लड़ते थे, क्योंकि इनको ट्रेन किया जाता था पहले से ही हंटिंग के लिए। और यूँ समझ लीजिए, इंसानों के साथ लड़ना इनकी हॉबी भी थी और ये हंटिंग का एक स्टेज भी था। यानी ये जिस तरह जानवरों को मारते थे बिल्कुल उसी तरह इंसानों को भी मारते थे। अगर एस्टिमेट किया जाए तो बताना मुश्किल होगा, लेकिन जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है वो कहते हैं मंगोल्स ने ऑलमोस्ट 43 लैक्स जो लोग थे उनको मार दिया डिफरेंट रीजन्स में, जब इन्होंने ये अपने मंगोल एम्पायर वास्ट, जो कोरिया से लेकर रशिया तक थी, वो फैली हुई थी, इसमें उन्होंने 43 लाख लोगों को मारा। कितनी सिटीज़ डिस्ट्रॉय की ये भी बता नहीं सकते हैं। ऑलमोस्ट मुस्लिम सिटीज़ को ज़्यादा तबाह किया। वो जानेंगे आगे चलकर किस तरह से हलागू खान ने सिटीज़ को ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया, चंगेज़ खान ने किस तरह से चाइना को डिस्ट्रॉय किया, तो ये भी जानेंगे। जो चंगेज़ खान था ये पैदा हुआ था ऑलमोस्ट 1162 के आसपास, और एक ट्राइब में, ये एक अच्छे ख़ानदान से भी था। अच्छा ख़ानदान मेरा मतलब ये है कि जिस घर में ये पैदा हुआ उस घर का हेड भी अपनी ट्राइब का एक चीफ था, ट्राइबल चीफ था, और उस ट्राइबल चीफ का नाम था यसुगाई। यानी यसुगाई इस ट्राइब का चीफ था जिसमें चंगेज़ खान पैदा हुआ। यसुगाई उसका फादर था, जबकि बुरके उसकी माँ थी। बुरके इसकी माँ का नाम और यसुगाई फादर का नाम। कहते हैं लेजेंड्स के हिसाब से जब चंगेज़ खान पैदा हुआ तो इसके हाथों में खून था। तो जो लीडर्स थे, जो नोबल्स थे इस ट्राइब के, उन्होंने प्रेडिक्शन की कि आने वाले वक्त में ये एक बड़ा सा पावरफुल आदमी बनेगा और ये बहुत सारे लोगों को भी मारेगा, जो कि सच भी साबित हुआ, क्योंकि चंगेज़ खान की पूरी लाइफ में इसके हाथों में अक्सर खून होता था। यानी मोस्टली 24 आवर्स में ये कभी साफ नहीं रहा, इसके हाथों में, इसके कपड़ों पे खून रहता था। मंगोल्स के बारे में और एक बात बता दूं, ये कभी नहाते नहीं थे, या यूं कहेंगे ये कभी कपड़े नहीं धोते थे, क्योंकि ये समझते थे कि हमें अगर किसी को डराना है तो बदबू भी एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को डराती है। वो हमसे, हमारे इस जो जिस्म से या कपड़ों से आने वाली बदबू है उससे भी लोगों को डर लगना चाहिए। तो पानी को वेस्ट क्यों किया जाए, ये मंगोल्स का एक बिलीफ था। एनीवेज, सो हम बात कर रहे थे चंगेज़ खान की। तो चंगेज़ खान का नाम था तिमोजन। ये तिमोजन नाम इस पे क्यों पड़ा, इसकी भी एक लेजेंडरी स्टोरी है। तो चंगेज़ खान के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इसका तिमोजन नाम क्यों पड़ा। जो चंगेज़ खान था उसके बाप का नाम यसुगाई, जो कि बुर्जगिन क्लैन का था। बुर्जगिन का मतलब ये होता है मंगोलियन लैंग्वेज में गोल्डन लीनिएज, यानी ये अपनी एंसेस्ट्री एक, जिसको हम कहेंगे सुपीरियर ब्लड के हम कहेंगे, ये समझते थे कि हमारा जो ब्लड है वो सुपीरियर क्वालिटी का है, और इसी वजह से खुद को गोल्डन लीनिएज समझते थे। तो इसका नाम था बुर्जगिन क्लैन, जिसका हेड था यसुगाई, और यसुगाई की वाइफ का नाम था बर्के। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, इनके आपस में क्लैशेस होते थे, ट्राइबल क्लैशेस, दुश्मनी बहुत ख़तरनाक थी। तो एक ट्राइब जिसका नाम था ततार्स, उनके साथ यसुगाई की
एंसेस्ट्रल दुश्मनी थी उसी रेड्स की वजह से, पास्चर्स की वजह से, क्योंकि ये कभी पास्चर शेयर नहीं करना चाहते थे, हमेशा उसको कंट्रोल करने के लिए अक्सर ये लड़ते रहते थे। तो इसी वजह से तातार्स ने यसुगाई को धोखे से जहर देकर मार दिया। लेकिन यसुगाई मरने से 1-2 साल, या हम कहेंगे 2-3 साल पहले, इसने तातार्स के एक चीफ को मारा था, और उस चीफ का नाम था तिमोजिन। मंगोल्स में ट्रेडिशन था, जब वो किसी बहादुर लीडर या चीफ को मारते थे तो अपने बच्चे का भी वही नाम रखते थे। तो जब यसुगाई के यहाँ बेटा पैदा हुआ, उसने उसका नाम तिमोजिन ही रखा है, और ये तिमोजिन नाम रखा गया उस ट्राइबल चीफ के नाम पे जिसको यसुगाई ने अपने हाथों से मार दिया था। तो तिमोजिन जब छोटा था, तो मैंने पहले भी कहा इसके हाथों में खून था पैदा होते ही। तो वक्त गुजरने के साथ साथ जब ये 9 साल का हुआ तिमोजिन, तो इसके बाप यसुगाई को मार दिया दुश्मनों ने, तातार्स ने, और ये दुश्मनी का बीज इसके दिमाग में भी रहा। बदला लेने की जो बात थी वो पहले से ही थी, क्योंकि ख़ानदानी दुश्मनी थी, अब और ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन जैसे ही यसुगाई की डेथ हो गई, जैसे यसुगाई को मार दिया गया, जहर देकर मार दिया गया, तो यहाँ पे एक और मसला खड़ा हुआ, वो था ट्राइबल चीफ कौन बनेगा। क्योंकि ये 9 साल का था, तो बाकी ट्राइब के एल्डर्स थे, नोबल्स थे, उन्होंने तिमोजिन को अपना चीफ मानने से इनकार कर दिया और सब लोग छोड़कर चले गए। ख़ास तौर पे एक फैमिली थी जिन्होंने टोटली इनकार कर दिया। इस वजह से अब जो यसुगाई की फैमिली थी उसकी डेथ के बाद, वो थी 5 बच्चे और उसकी बीवी। 5 बच्चों में थी 1 बेटी और 4 बेटे। 4 बेटों में से एक बेटा था जो उसका अपना तो नहीं था, एनीवेज वो भी उसकी फैमिली का पार्ट था। वो छोटा था, तिमोजिन बड़ा था। तो माँ ने इन सारे बच्चों को बहुत मुश्किलों से पाला और सारी जिम्मेदारी उसी पे आ गई, जिसका मैंने पहले भी का नाम था, उसका नाम था बुर्के। तो जब तिमोजिन बड़ा होने लगा, आहिस्ता आहिस्ता इसकी लाइफ इतनी डिवास्टेटिव बन गई, इतनी ज़्यादा हार्ड बन गई कि ये हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था। कभी कभार तो इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो चूहे और कुत्तों का गोश्त भी खा लिया, बल्कि इन्होंने कुत्तों की जो खाल थी वो पहन ली, और कभी कभार तो कई दिन, बल्कि कई हफ्ते इनको फाके भी गुजारने पड़े, फाकों में भी ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। तो ये हाल था इस तिमोजिन का। ये करीबन चलता रहा 16 साल तक की उम्र तक, और इस बीच में कई सारी मुश्किलें भी आई, इस बीच में कई सारी जो हार्डशिप्स थी सर्वाइवल की वो हुई। लेकिन कहते हैं ना कि दोस्त हो तो मुश्किलें आसान होती है, बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। इसके बचपन के कुछ दोस्त थे, अपने बाप के, इसके बाप के भी दोस्त थे और अपने भी दोस्त थे। इसके अपने जो दोस्त थे उनमें से था एक जिसको हम बुगरचू कहते हैं, और दूसरा था जमो का। दोनों में से बात करें तो जमो का, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट समझा जाता है मंगोल हिस्ट्री में, वो चंगेज़ खान या तिमोजिन का काफ़ी क्लोज फ्रेंड था। लीजेंड्स के हिसाब से कहते हैं ये खाते पीते सोते भी एक साथ ही थे बचपन में। क्यों? क्योंकि इनमें एक ट्रेडिशन था मंगोल्स में, ये जब किसी को दोस्त बनाते थे तो एक लॉयल्टी की कसम खाते थे। कसम कैसे खाते थे? दोनों जो दोस्ती बनाने जा रहे हैं या दोस्त बनने जा रहे हैं या जो लॉयल्टी की कसम खाने जा रहे हैं, अपने हाथ को काटते, और काटने के बाद जब खून निकलता तो एक दूसरे के खून का थोड़ा सा हिस्सा पी लेते। यानी मैंने किसी का और मैंने अपने फ्रेंड का और मेरे फ्रेंड ने मेरा। तो इस सिस्टम को कहते थे अंडा। ये अंडा या इस फ्रेंडशिप को, अंडा जो कि मंगोलियन वर्ड है, इसका मतलब है कंपेनियनशिप या फ्रेंडशिप, क्लोज फ्रेंडशिप। ये जमोका के साथ भी हुआ, यानी जमोका और तिमोजिन दोनों ने ये अंडा किया था। ये हम कहेंगे काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स थे। तो जमोका ने भी हेल्प की बहुत ज़्यादा। जब एक बार इस तिमोजिन की वाइफ को दुश्मनों ने, दूसरी ट्राइब के लोगों ने किडनैप किया, तो उस टाइम पे जमोका ने उसकी भरपूर मदद की। 20,000 जो उसके सोल्जर्स थे, 20,000 जो उसकी आर्मी थी, उसको लेकर इस तिमोजिन का साथ दिया और उसको छुड़ा के लाया। तो यहाँ जैसे मैंने पहले भी कहा,
कि जो दोस्ती होती है वो कभी इम्पोर्टेंट भी होती है, लेकिन हमेशा दोस्ती नहीं रहती। जमो का भी अपनी ट्राइब का हेड बन चुका था, चीफ बन चुका था, और यहाँ से जो चंगेज़ खान है या हम कहेंगे तिमुजिन, ये भी यही कोशिश कर रहा था कि मैं भी अपनी इस ट्राइब को वापस ले लूँ, अपना जो मेरा एंसेस्ट्रल है चीफशनशिप उसको मैं हासिल करूँ। तो बिल्कुल इसने अपने फादर के दोस्त जो उसका अंडा था उसके साथ कांटेक्ट किया, उसके साथ रिलेशन रखी और उसको मदद के लिए बुलाया। तो एक तरफ से बाप का दोस्त, दूसरी तरफ से अपना दोस्त, सब ने मिलकर इसकी मदद की। और फिर जो तिमोजिन है, इसने उन सारे लोगों से सबसे पहले बदला लिया जिन्होंने इसके बाप को मारा था, यसुगाई को मारा था, यानी ततार्स को इतना तार तार किया कि फिर वो कभी खड़े नहीं हो पाए। जो उनके वीमेन थे, उनके पेट में जो बच्चे थे, उनको भी निकाल कर मारा। तो जितने भी 3 फुट से ऊंचे थे उस ततार वाली ट्राइब में, उन सब को काट दिया और काट के टुकड़े टुकड़े कर दिया। कुछ लोगों को खंबे के साथ बांध दिया और फिर उनकी गर्दन काट दी। अब बारी थी उन लोगों की जो इसको बचपन में छोड़कर चले गए थे, जिन्होंने इसको चीफ मानने से इनकार किया, यानी अपनी ट्राइब के लोग। इसने उन सबको लोगों को पकड़ के लाया, बांध के रखा। एक फैमिली के जो जितने भी मेंबर्स थे जिन्होंने इनको इनकार किया था, तो उसको साफ़ किया, उन सबको मार दिया। और बाकी जिन लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, खान जिन्होंने इसको चीफ माना, उनको छोड़ दिया गया। तो इस तरह से यहाँ एक चीज़ तो क्लियर आती है समझ में कि जब कभी भी मंगोल्स के आगे कोई सर झुकाता था, उसको ये अपने साथ रख लेते थे, और जो इनकार करते थे उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ होती थी, वो थी मौत। तो चलिए, ओंग खान यानी जो तिमोजन के फादर का अंडा था, फ्रेंड था, और जमो का, इन दोनों की मदद से चंगेज़ खान फिर से अपनी ट्राइब का हेड बना। लेकिन इस बार जो ये चीफ बना, तो ये बहुत रिथलेस बन चुका था। इसका जो हार्ट है वो आयरन हार्ट बन चुका था। ये काफ़ी, जिसको हम कहते हैं, बारबेरियस बन चुका था, वहशी बन चुका था, क्योंकि हालात ने इसको इस तरह बनाया था। तो तिमोजन आहिस्ता आहिस्ता तमाम ट्राइब्स को डिफीट करते हुए इसने अपने पावर को और ज़्यादा बढ़ाया और अपनी ट्राइब के जितने भी यंग थे उनको अपनी आर्मी में जमा किया। तो इस तरह से जो तिमोजन था, उसने इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा के 1206 में सारे जो भी लीडर्स थे ट्राइब्स के, जिनको इसने डिफीट किया, जिन्होंने इसको खान माना था, सबको जमा किया। और जो मैंने पहले भी बोला था, ऑनन रिवर था, उसके पास वाले इलाके में 1206 में इसने एक मीटिंग बुलाई, जिसको ट्राइबल मीटिंग भी कहते हैं, असेंबली ऑफ नोबल्स भी कहते हैं, और मंगोलियन में उसको कहते हैं कोरिलताई। टर्किश में इसको जरगा बुलाते हैं। तो इसने सबको बुलाया और अपने आप को खुद ही तिमोजन से बदलकर जो नाम दिया, वो इसने अपना नाम दिया ग्रेट खान या चंगेज़ खान। कुछ लोग इसको गेंगेज़ खान भी बोलते हैं। खान से यहाँ शायद शक हो जाए कि मुस्लिम था। नो, इट वाज नॉट दैट। खान का मतलब होता है ग्रेट रूलर, ओशनिक रूलर, यूनिवर्सल रूलर। यानी ये अपने आप को खुद ही क्लेम कर गया कि मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे ताकतवर हूँ। यहाँ से शुरुआत हो गई चंगेज़ खान की और उसके कैंपेन्स की और उसके कॉन्केस्ट्स की। इसके बाद इसने कभी पीछे नहीं देखा। जैसे ही कुरलताई ख़त्म हुआ, तो ये एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ा, जिसको मंगोल आज भी प्रेज़ करते हैं, जिसको आज भी वो सेक्रेट समझते हैं, और वहाँ अपने गॉड, सिकाई गॉड जिसको हम कहते हैं, टंगेरी, तो उसको उसके आगे चिल्लाया 4 दिन तक। और फिर जब वापस आया तो अपने लोगों में कहा कि मैं पूरी दुनिया पे अब हुकूमत करूँगा, मैं पूरी दुनिया के पे रूल करूँगा, क्योंकि मुझे मैंडेट मिला है सिकाई गॉड की तरफ से पूरी दुनिया पे रूल करने के लिए। और यहाँ से शुरुआत हो गई चंगेज़ खान की कहानी। तो इंशाल्लाह
आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कहाँ से शुरुआत की, सबसे पहले कौन से रीजन्स थे जहाँ पे चंगेज़ खान ने हमले किए और उनको अपने कब्ज़े में लिया। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी दें और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें ताकि आगे चलकर हम और वीडियोस आपके लिए बनाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।